हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में मैं वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे जो 11 दिसंबर 2016 को जो इवनिंग शिफ्ट का एग्जाम हुआ था हरियाणा कलरक यानी HSSC कलरक एग्जाम, उसका जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था वो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड हो चुका है और ये इवनिंग शिफ्ट का है। अगर आप चाहते हो कि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें तो प्लीज आप इस तरह के बटन पर क्लिक कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। पिछले जो हमने मॉर्निंग शिफ्ट का सॉल्यूशन अपलोड किया था उसमें काफी यूजर्स के कमेंट आई थी कि सर ये आपने गलत बताया, ये आपने गलत बताया है। ठीक है, इसलिए इस वीडियो में हमको जो भी हम आपको आंसर बताएंगे उसका प्रूफ आपको साथ के साथ मिलेगा, ताकि बाद में आपके माइंड में ये डाउट ना रहे कि ये क्वेश्चन का आंसर जो हमने बताया है वो सही है या कोई दूसरा बता रहा है वो सही है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो 11 दिसंबर 2016 का जो इवनिंग शिफ्ट था पेपर था उसका सॉल्यूशन। सबसे पहला क्वेश्चन था इंग्लिश सेक्शन का कि डिलेटेंट का सिनोनिम बताना था। इसका मतलब होता है जो अनस्किल्ड होता है, जो स्किल ना हो यानी एमेच्योर हो। ठीक है, तो पहले का सी। सेकंड, ए सॉन्ग एम्बॉडिंग रिलीजियस एंड सेक्रेड इमोशन, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हिम। तो सेकंड का सी। थर्ड में हमें प्रीपोजिशन फिल करनी है। देखिए, कंसीव के साथ हमेशा ऑफ यूज होता है। वी कैन नॉट कंसीव ऑफ ए टाइम व्हेन वी वर विदाउट टेलीविजन। ठीक है, तीसरे का बी। क्वेश्चन नंबर 4, चूज द अल्टरनेट। देखिए, कॉल ए स्पेड एंड स्पेड का मतलब होता है बिल्कुल स्पष्ट बोलना। ठीक है, तो चौथे का डी। पांचवे का हमें बिल्कुल जो इसकी स्पेलिंग है करेक्ट वो बतानी है। तो इसमें जो बिल्कुल सही स्पेलिंग है वो कौन सी है? ऑप्शन नंबर डी, हैपेंस टेंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, हिंदी भाषा सेक्शन, तत् प्लस शिव का संधि रूप क्या होगा? तो इसका होगा तच्छियो। तो पहले का, छठे का ए। सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो? इसका होगा सम्राज्ञी। तो सातवें का बी। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें जो बिल्कुल सही स्पेलिंग है, ठीक है, वर्तनी, वो बतानी, क्योंकि स्पेलिंग को हिंदी में वर्तनी कहा जाता है। तो देखिए, कवित्री, आठवें का सी। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तनी शुद्ध रूप है? इसमें भी हमें वही बतानी है। तो जो पूज्य है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो नौवें का ए। उंगली पर नचाना अर्थ होता है किसी को वश में रखना। तो 10वें का सी। बेचारी बहू को क्यों दोष देते हो? इसमें हम जो बिल्कुल लकोक्ति है वो यूज करनी है। इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अपना पैसा खोटा हो तो परखने वाले का क्या दोष। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सी भाषा भारत यूरोपीय भाषा परिवार की नहीं है? तो देखिए, तमिल नहीं है। ये जो भारत यूरोपीय भाषा परिवार है विश्व का सबसे बड़ा एक भाषा परिवार है। आपकी नॉलेज के लिए आपको ये भी बताना चाहूंगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण का उच्चारण स्थान तालु नहीं है? देखिए, ई से ये सभी तालु है, लेकिन द दंत है, यानी जब इसको हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जीभ है वो दांत को टच करती है, तो ये नहीं है। तो 13वें का बी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो देखिए, इसमें राजकीय विशेषण नहीं है। 14वें का डी। क्वेश्चन नंबर 15, समीस भोजी किसे कहते हैं? इसका मतलब होता है जो नॉन वेजिटेरियन हो, यानी जो मांस खाता हो। तो 15वें का ए। कुचिपुड़ी एक शास्त्रीय भारतीय नृत्य है। ठीक है, ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये है आंध्र प्रदेश से। तो 16वें का सी। प्राचीन भारत में बौद्धों द्वारा शिक्षा कहां दी जाती थी? तो वो दी जाती थी मठों में। तो 17वें का सी। दहेज निषेध अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये किया गया था सन 1961 में। तो 18वें का बी। पद एकल परिवार या न्यूक्लियर फैमिली, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक परिवार जिसमें पति पत्नी तथा उसके बच्चे हो। 19वें का सी। उपनयन संस्कार क्या होता है? इसका मतलब होता है जो बच्चा होता है उसका पवित्र जनेऊ संस्कार कराना। आपको इसकी मैं पिक दिखाता हूं। ये इसका अर्थ होता है, ये एक बच्चा है, उसको जनेऊ धारण करवा रहे हैं बिल्कुल एक पवित्र पारंपरिक तरीके से। 20वें का सी।
ब्रिटिश साम्राज्यवाद के समय भारत के आर्थिक शोषण का सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था? तो वो किया था दादा भाई नौरोजी ने। 21वें का बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1885 में मुंबई के अंदर, और ए हो हयूम ने की थी। उस टाइम वाइसराय कौन था? तो उस टाइम था लॉर्ड डफरिन। और कांग्रेस अलग कब हुई थी? वो हुई थी 1907 में, और दोबारा इकट्ठी हुई थी 1916 में। 1907 में गरमदल और नरमदल दो पार्ट में डिवाइड हो गई थी। ओके, तो 22वें का ए। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें ये गवर्नर जनरल दिया हमें, इनका कालक्रमानुसार इनको व्यवस्थित करना कि पहले कौन था। तो देखिए, जो सबसे पहले कौन था? वारेन हेस्टिंग्स, जो कि 1774 से 1785 के बीच में था। उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कि 1783 से 1793 के टाइम पर था। उसके बाद वेलेस्ली, जो कि 1798 में से लेकर 1805 तक था। 1805 पर में दोबारा जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे वो दोबारा गवर्नर जनरल बने थे, लेकिन उस टाइम उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद लॉर्ड डलहौजी कब बने थे? 1848 से लेकर 1856 तक। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले वारेन हेस्टिंग्स, फिर कॉर्नवालिस, फिर वेलेस्ली, लास्ट में लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधानता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने आम लोगों में रोष क्यों भड़काया था? क्योंकि ये एक ऐसा कानून था जिसको बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा जाता है। इसमें किसी भी व्यक्ति को सिर्फ शक के आधार पर गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जाता था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी। किसकी अनुमति से अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना सूरत में लगाया? तो वो लगाया था मुगल सम्राट जहांगीर। 25वें का सी। भारत में कागजी मुद्रा सर्वप्रथम कब स्टार्ट हुई थी? तो वो हुई थी सन 1861 में। 26वें का ए। आरबीआई की 2012 रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों को मिलाकर किस राज्य अथवा संघ शासित क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे सर्वोच्च प्रतिशत है? तो वो है सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में, क्योंकि मणिपुर के अंदर है 36.89%, ठीक है, और झारखंड में 36.96%, दादरा और नगर हवेली में है 39.31, और छत्तीसगढ़ में है 39.93। यानी सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़, उसके बाद दादरा और नगर हवेली, उसके बाद झारखंड, और उसके बाद मणिपुर। तो 27वें का डी। मनरेगा या मनरेगा योजना का क्रियान्वयन प्रारंभ में कितने जिलों में किया गया था? तो ये किया गया था 200 जिलों में। 28वें का ए। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो वो है भारत के प्रधानमंत्री। पहले इसका नाम योजना आयोग था, लेकिन अभी इसका नाम नीति आयोग कर दिया है, ठीक है। और इसके उपाध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगडिया। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब अस्तित्व में आया था? तो वो आया था 1975 में। और पहला बैंक का नाम क्या था ग्रामीण क्षेत्र वाले का? प्रथमा बैंक, जो कि सिंडिकेट बैंक ने लगवाया था। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका है मुरादाबाद में, जो कि 2 अक्टूबर 1975 को ओपन हुआ था। 30वें का सी। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो वो होता है उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 31 का सी। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो वो है 24। और सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? कोलकाता उच्च न्यायालय। 32वें का सी। कलकत्ता उच्च न्यायालय को निम्न का किस क्षेत्र के अकॉर्डिंग उसका क्षेत्राधिकार है? तो वो है पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह एंड संघ क्षेत्र। 33वें का बी। और ये कब बना था? सन 1862 में। और इसकी खंडपीठ कहां पर है? कलकत्ता उच्च न्यायालय की पोर्ट ब्लेयर में, और इसका मूल स्थान कोलकाता में ही है। क्वेश्चन नंबर 34। भारतीय सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो वो होता है भारत का प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। 34वें का बी। 29 राज्यों में से कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो वो है 7 राज्यों में। और वो 7 राज्य कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू एंड कश्मीर, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश। ये 7 राज्य हैं जहां पर भारत में विधान परिषद है इन राज्यों के अंदर। क्वेश्चन नंबर 36। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहां पर स्थित है? तो ये है हम्पी के अंदर, जो कि कर्नाटका में है। हम्पी जो कि बंगलोर से 300 किलोमीटर
दूरी पर है। आपको इसकी मैं पिक दिखा देता हूं। ये है विरूपाक्ष मंदिर, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य में निम्न में से कौन सा खनिज प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है? तो देखिए इसमें सिर्फ बॉक्साइट, डेलोमाइट एंड लोअर एस्की होता है। आपको इसका मैं प्रूफ दिखा देता हूं। ये मिनरल फाउंड इन छत्तीसगढ़। देखिए डोलोमाइट ये रहा, आयरन और ये रहा, और बॉक्साइट ये रहा। कहीं पर भी आपको इसके अंदर टीन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 37वें का ए, बॉक्साइट, लोअर एस्की एंड डोलोमाइट। क्वेश्चन नंबर 38, तपोवन तथा विष्णुगढ़ जल विद्युत शक्ति से अंतर कहां पर स्थित है? तो यह है उत्तराखंड में, और इसकी क्षमता कितनी है? 520 मेगावाट, और ये धौली गंगा नदी के ऊपर है, उत्तराखंड के कमोली जिलों में, जो कि 2006 में स्टार्ट हुआ था। ये है तपोवन एंड विष्णुगढ़ जो जल विद्युत संयंत्र है वो। क्वेश्चन नंबर 39, भूमध्य रेखा निम्न में से किससे गुजरती है? तो देखिए भूमध्य रेखा सिर्फ 13 देशों के अंदर से गुजरती है, जैसे कि कोलंबिया, ब्राजील, युगांडा, सोमालिया, इंडोनेशिया, मालदीव एंड केन्या। इथोपिया से नहीं गुजरती, नाइजीरिया से भी नहीं गुजरती, सूडान से भी नहीं गुजरती। तो 39वें का बी। भारत में हाईटेक सिटी के नाम से प्रख्यात या प्रसिद्ध शहर कौन सा है? तो वो है हैदराबाद। और वो क्यों है आप इसका प्रूफ देख सकते हो, ये हैदराबाद की फोटोज है, इसी कारण इसको हाईटेक सिटी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, हरियाणा राज्य दिल्ली को सभी तरफ से घेरे हुए है, केवल पूर्व को छोड़कर, क्योंकि ये हरियाणा है, ठीक है, और यहां पर दिल्ली है। यहां दिल्ली का उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, लेकिन पूर्व साइड इन्होंने नहीं घेरी हुई। तो 41वें का बी। क्षेत्रफल के अनुसार कम से अधिक हरियाणा के जिलों के लिए सही अनुक्रम के विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए हमें बताना कि सबसे छोटा जिला, उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा और उससे बड़ा। तो झज्जर डिस्ट्रिक्ट है, उसका क्षेत्रफल 1834 किलोमीटर प्रति वर्ग 1834 वर्ग किलोमीटर। जींद का है 2702 वर्ग किलोमीटर, सिरसा का 4277 और हिसार का 3963। यानी सबसे बड़ा इन चारों में कौन है? सिरसा, और सबसे छोटा छत्तीसगढ़ झज्जर। तो हम ऐसे ऑप्शन का चयन कीजिए जिसमें सबसे पहले झज्जर और लास्ट में सिरसा। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी सबसे छोटा झज्जर जो कि 1834, उसके बाद जींद 2702, उसके बाद हिसार 3983, लास्ट में सिरसा 4277 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश राज्यों के मध्य कौन सी नदी एक सीमा बनाती है? तो देखिए ये हरियाणा और ये उत्तर प्रदेश, इनके बीच में यमुना नदी है। तो 43वें का बी। पानीपत की दूसरी लड़ाई जो कि सन 1556 में हुई थी, अकबर ने किसको परास्त किया था? तो वो किया था हेमू, यानी हेमूचंद्र, जो कि हरियाणा में रेवाड़ी का रहने वाला था। और पहला युद्ध कब हुआ था? 1526 में। तो 44वें का डी। हरियाणा के पलवल जिले से अंग्रेजों ने गांधी जी को कब गिरफ्तार किया था? तो वो किया था अप्रैल 1919 में। तो 45वें का सी। जगाधरी के समीप अवस्थित बिलासपुर में कार्तिक पूर्णिमा का कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो वहां पर मेला लगता है, कपाल मोचन मेला। ऐसा कहा जाता है कि यहां पर जो स्नान करता है उससे जितने भी उनके रोग है वो कट जाते हैं। और कुछ जो पुरानी स्टोरीज है उनके अकॉर्डिंग जो भगवान शिव थे उन्होंने भी यहां पर स्नान किया था। तो 46वें का सी। हरियाणा के कैथल नगर में डोगरा गेट के समीप निम्न में से कौन सा गुरुद्वारा स्थित है? तो वो है गुरुद्वारा नीम साहिब। तो 47वें का ए। हरियाणा के निम्न किस कवि ने सत्याग्रही प्रहलाद लिखी थी? तो वो लिखी थी तुलसीदास शर्मा दिनेश ने। 48वें का डी। हांसी महम और रोहतक के मध्य रेलवे लाइन परियोजना का लागत कितनी है? तो वो है 500 करोड़ रुपए। 49वें का ए। हरियाणा राज्य के किस राज्यपाल ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन विधेयक 2014 को राज्य में सिख गुरुद्वारा की व्यवस्था के लिए पृथक कमेटी की रचना हेतु सहमति दी थी? तो वो थे जगन्नाथ पहाड़िया।
और अभी हरियाणा के राज्यपाल कौन है? कप्तान सिंह सोलंकी। तो 50वें का ए। इसका आंसर क्या है? जगन्नाथ पहाड़िया। 51 नंबर, निम्नलिखित सभी हरियाणा वन विकास निगम HFDC के मुख्य लक्ष्य है, सिवाय इस ऑप्शन में डी को छोड़कर सारे हैं। जनसंख्या नियंत्रण के विषय में ग्रामीणों को शिक्षित करना, ये HFDC का लक्ष्य नहीं है। 91 का डी। हरियाणा सरकार ने पहला अपना खाद्य बैंक आरंभ कहां पर किया था? तो वो किया था गुड़गांव में। तो 52 का डी। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक हिसार जिले में स्थित नहीं है? तो वो है शेख चिल्ली का मकबरा। गुजरी महल, फिरोज शाह पैलेस, बारसी गेट है। तो 53वें का डी। हरियाणा सरकार में मंत्री नायब सिंह किस निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित है? तो वो है नारायणगढ़ से। 54वें का सी। हरियाणा के राज्यपाल बनने के लिए निम्नतम आयु कितनी निर्धारित है? तो वो है 35 वर्ष, और मुख्यमंत्री के लिए 25 साल और प्रधानमंत्री के लिए भी 25 साल। तो 55वें का डी। मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड का संबंध किससे है? तो वो है औद्योगिक श्रम यानी इंडस्ट्रियल लेबर से। 56वें का बी। हीरो मोटरसाइकिल का निर्माण निम्न में से किस स्थान में होता है? तो वो होता है दारूहेड़ा में। अगर हीरो होंडा की बात की जाए तो वो होता है गुड़गांव के मानेसर में। 57वें का ए। हरियाणा सरकार शीघ्र ही किस जिले में 30 करोड़ रुपए की लागत से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय स्थापित करेगी, जहां महत्वपूर्ण पुरातत्वीय खोजों को प्रदर्शित किया जाएगा? तो वो किया जाएगा पंचकुला में। तो 58वें का सी। पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वो है SJ वजीफदार। 59वें का डी। हरियाणा सरकार के सौजन्य से जारी की गई कॉफी टेबल बुक जींद फ्लाइंग वाटर्स फॉरगॉटन हिस्ट्री के संकलनकर्ता कौन है? तो उनका नाम है गौरी प्रहसर जोशी तथा अजीत बालाजी जोशी। तो 60वें का ए। भारतीय सेना ने किस देश पर सर्जिकल स्ट्राइक किया है? तो वो किया था पाकिस्तान पर। 61वें का सी। GST का अभिप्राय क्या है? तो इसका होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। तो 62वें का ए। एशिया का सबसे बड़ा डेयरी प्लांट कहां स्थापित किया जाएगा? तो वो किया जाएगा गांधीनगर, जो कि गुजरात में है। 63वें का ए। पैरालंपिक खेल में रजत पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो वो है दीपा मलिक। 64वें का ए। विश्व में सबसे लंबे समय तक राज करने वाला राजा जिसकी हाल ही में मृत्यु हुई, वो किस देश का था? तो वो था थाईलैंड, जिसे हाथियों का देश भी कहा जाता है। तो 65वें का ए। क्वेश्चन नंबर 66, टोरंटो कनाडा में रोजर्स कप 2016 का विनर कौन है? तो वो है नोवाक जोकोविच। तो 66वें का बी। और 2016 का जो विंबलडन कप हुआ था वो किसने जीता था? तो वो जीता था एंडी मरे ने। क्वेश्चन नंबर 67, साल 2015 के लिए सरस्वती सम्मान निम्न में से किसे प्रदान किया गया? तो वो किया गया था पद्मा सचदेवा को। 67 का सी। किस राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म का प्रसिद्ध 40वें मॉन्ट्रियल विश्व फिल्म फेस्टिवल के लिए चयन किया गया? उसका नाम है शंखचिल। 68 का ए। संयुक्त राज्य अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी से संबंधित है? तो वो है रिपब्लिकन पार्टी, और अभी यही वहां के राष्ट्रपति बने हैं। इनकी मुख्य प्रतिद्वंदी कौन थी? हिलेरी क्लिंटन, जो कि पहले अमेरिका की विदेश मंत्री भी रह चुकी है। 69 का ए। हाल ही में साइरस मिस्त्री समाचारों में है, उनका नाम किससे जुड़ा हुआ है? तो उनका नाम है टाटा ग्रुप से। तो 70 का सी। सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए, फल बास्केट में रखे जाते हैं और मछली, काफी स्टूडेंट ने इसका आंसर नदी कर दिया है। देखिए, यहाँ पर बात हो रही है किसको कहां पर रखते हैं, ना कि कौन चीज कहां पर रहती है। यानी फल बास्केट में रखते हैं और मछली हम रखते हैं रीप में। इसका आपको मैं प्रूफ दिखाता हूं। ये देखिए, फ्रूट बास्केट में एंड फिशेस रीप के अंदर। सेकंड इज ए कंटेनर टू कैरी द फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 72, विषम का चयन कीजिए। मछली, ऑक्टोपस, मगर एंड बिच्छू। इसमें ये तीनों चीज पानी के अंदर रहती है लेकिन बिच्छू नहीं रहता। तो 72 का बी।
इनमें भी विषम का चयन कीजिए। कोहरेदार, घना, साफ एंड धुंधला। कोहरेदार में आप बिल्कुल अच्छे से नहीं देख सकते, घना और धुंधला में भी अच्छे से साफ नहीं दिखता। ठीक है, तो इसका आएगा बी, ट्रांसपेरेंट। 73 का बी। निम्न में से विषम संख्या का चयन कीजिए। देखिए 9, 72, 8, 56, 10, 90, यानी जो इससे नेक्स्ट संख्या है वो पहली वाली से डिवाइड हो रही है, 90 10 से डिवाइड हो रही है, 56 8 से, 72 9 से, लेकिन 115 11 से डिवाइड नहीं हो रही, तो ये इसमें ओड है। तो 74 का ए। विषम का चयन कीजिए। पी क्यू छोटा एस, ए टी बी। तो इसमें देखिए हर एक के अंदर सिर्फ एक ही अल्फाबेट छोटा है और सारे कैपिटल है, लेकिन डी ऑप्शन में एक अक्षर कैपिटल है, 2 छोटे हैं। तो 75 का ओड कौन सा हुआ? डी। दी गई श्रेणी में कुछ लुप्त अक्षर है, हमें वो बताने हैं। तो देखिए एम एन ओ पी क्यू ओ पी क्यू आर एस, इसका क्या होगा? पी क्यू आर एस टी। क्योंकि अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखें तो एम एन ओ, ठीक है, फिर एन ओ पी क्यू, देखिए जो ये एन ओ दोबारा आ गया, यानी एम छोड़ दिया इन्होंने, फिर दोबारा ओ पी क्यू आ गया, ठीक है, एन ओ पी क्यू, फिर दोबारा ओ पी क्यू आ गया, एन छोड़ दिया। इसी तरह ये छोड़ते जाएंगे और पी क्यू आर एस चलते जाएंगे और लास्ट में टी आ जाएगा। तो 76 का सी। यदि पी आर ए टे प्रताप को ये लिखा जाता है और इसको ये लिखा जाता है, ठीक है, तो नवीन का कोड क्या होगा? तो देखिए यहां पर पी 16 नंबर पर आता है, आर 18 पे आता है, ए 1 पे आता है, टी 20 पर आता है, ए 1 पर और टी 16 पर। इसी तरह एन 14 पर आता है, ए 1 पर आता है, और लास्ट में देखिए एन आता है 14 पर, वो 14 इसमें ये रहा, और आई आता है 9 पर, तो 9 ये रहा। तो यानी इनको जो इनका अल्फाबेट नंबर है उसके अकॉर्डिंग इनको सेट करना है। तो 77 का ए। यदि केला सेब है, सेब अंगूर है, अंगूर आम है, आम काष्ठफल है, काष्ठफल तरबूज है, तो कौन सा एक पीला फल है? तो यहां पर सिर्फ क्योंकि आम पीला होता है, यहां पर काष्ठफल को आम बता रहे हैं, तो पीला कौन सा हुआ? काष्ठफल, ठीक है, इसका सेब नहीं होगा, इसका काष्ठफल होगा। तो 78 का डी। किसी कूट भाषा में 851 का अर्थ क्या है? अच्छा मीठा फल, ठीक है, और 783 का अर्थ क्या है? अच्छा लाल गुलाब, और 341 का क्या है? गुलाब और फल। हमें यह बताना है कि मीठा किसका अर्थ होगा। देखिए सबसे पहले आप इसको मिलाइए, 851 और 341, इन दोनों में कॉमन क्या है? एक, और वैसे इनमें कॉमन क्या है? अच्छा मीठा फल और गुलाब और फल, ठीक है, यानी फल का हुआ एक, ठीक है। अब मिलाइए 783 और 851 को, इनमें कॉमन क्या है? 8, और दोनों में कॉमन क्या है? अच्छा मीठा फल और अच्छा, यानी 8 हुआ अच्छे का, ठीक है, और 1 हुआ इसका फल का, तो मीठा क्या हुआ? मीठा का बचा 5। तो 79 का बी। यदि ए एक्स का पिता है और बी वाई की माता है, तो मान लीजिए ये ए है, ठीक है, और ये एक्स का पिता है, ये पिता है तो यहां पर प्लस आएगा, ठीक है, बी वाई की माता है, ये बी है और ये वाई की माता है, इसलिए मैंने इसको माइनस कर दिया। एक्स तथा जेड की बहन वाई है, ये एक्स है, ये यहां पर जेड की, ये इसकी बहन होगी। तो हमें यह बताना कि कौन सा सही नहीं है। बी जेड की माता है, तो बी जेड की माता है क्योंकि ये इसके तीनों भाई बहन है, ये माता हो गई। एक्स जेड की बहन है, ये एक्स जेड की बहन है, बिल्कुल सही है। वाई ए का पुत्र है, देखिए यहां पर वाई इसका पुत्र नहीं है, क्योंकि इसने स्पष्ट बोला है कि एक्स तथा जेड की बहन वाई है, यानी वाई एक लड़की है ना कि लड़का। ये पुत्री हो सकती है लेकिन पुत्र नहीं हो सकता। तो 80 का सी। एक कक्षा में लड़कों की औसत उम्र कक्षा में लड़कियों की संख्या से दोगुनी है, ठीक है। तो मान लीजिए ये लड़के 5x और दूसरे लड़के कितनी x, टोटल है हमारे पास 36।
इन दोनों को जोड़े तो 5x प्लस एक्स यानी 6x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 36/6 यानी x। तो x की वैल्यू 6, लड़कियां 6 और लड़के 30। ठीक है, अब ये बोल क्या रखे, जो औसत उम्र है लड़कों की, ठीक है, वो लड़कियों की उम्र से दुगनी है। तो लड़कियों की उम्र 6 है तो इसे दुगनी 12, यानी एक लड़के की उम्र 12 साल है तो 30 लड़कों की उम्र कितनी होगी, 12 × 30 यानी 360। तो 81वें का डी। एक सही 9/16 का मान निकालिए, तो 16 कम 16 और 9 25/16 यानी 5/4। इसको डिवाइड करेंगे तो 1 से 1/4, तो 82 का सी। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% तक 50% अधिक है। मान लीजिए तीसरी संख्या हमारे पास 100 है, तो एक संख्या उससे 20% फालतू यानी 120, और दूसरी 50% फालतू यानी 150। हमें इनका अनुपात बताना है, तो 0 से 0 कट जाएगी, 3 चौके 12 और 3 पंजू 15 यानी 5:4 या 4:5। तो 83 का सी। दो व्यक्तियों की उम्र में 16 साल का अंतर है, ठीक है। यदि 6 वर्ष पहले यानी एक x का है तो दूसरा x प्लस 16 का है, ठीक है। 6 वर्ष पहले की बात हो रही है तो यानी ये x माइनस 6 हो जाएगा, और दूसरा x प्लस 16 माइनस 6 यानी x प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है। हमें पूछा क्या है कि अगर 6 वर्ष पहले जो छोटी उम्र वाला व्यक्ति था उससे बड़ा वाला 3 साल 3 गुना फालतू था, इसको हम 3 से गुना कर देंगे x माइनस 6 को, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 18, और बराबर क्या हो गया हमारे पास x प्लस 10, ठीक है। तो यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू यहां पर आएगी 14 साल, तो एक की 14 तो दूसरे की x प्लस 16, तो 14 और 16 30, तो ये आंसर नंबर बी, 84 का बी। यदि ए कार्य को 16 दिनों में कर सकता है, ठीक है, ये ऐसे हम डायग्राम बना लेंगे, ए है उस काम को 16 दिनों में कर सकता है, ठीक है, तथा बी उसको 12 दिनों में कर सकता है, ठीक है, तथा सी की मदद से वे उस काम को 4 दिनों में कर सकते हैं। तो ये मान लीजिए यहां पर सी है, यहां पर ये तीनों मिलकर इसको 4 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा टोटल काम हमारा 48 है, तो ए की कार्य क्षमता कितनी हुई 16 दिए, एक दिन में 3 काम करता है, बी की 4, और ये तीनों मिलकर 4 दिनों में करते हैं, ठीक है। तो 12 चौके सॉरी ये 3 है, ठीक है, ये सी है, क्योंकि ये जो तीनों है, सॉरी मैं दोबारा बनाना चाहूंगा आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर ए है ये 16 दिनों में करता है, ये बी है ये 12 दिनों में करता है, और ये ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 4 दिनों में करते हैं। तो यहां पर इनका एलसीएम ले लिया हमने 48, ठीक है। तो ए की आ गई क्षमता 16 थी 48, इसकी आ गई 4 और तीनों की आ गई 12। हमें सिर्फ सी की पूछी है, तो सी में से ए और बी की माइनस कर देंगे, यानी 4 + 3 7, 12 - 7 5, तो यानी 48 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बचेगा 9 सही 3/5, तो 85 का डी। एक साइकिल चालक 750 मीटर की दूरी को 2 मिनट 30 सेकंड में पार करता है, हमें उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में बनानी है। तो उसके लिए पहले जो मिनट है उसको हमें सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चाल का सूत्र क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी 750 मीटर और समय 2 मिनट 30 सेकंड में होते हैं 150 सेकंड। तो ये तो आ जाएगी जो चाल थी वो मीटर पर सेकंड में, हमें बनानी है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको हम 18/5 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 5 पर कट जाएगा और 5 से 5 कट जाएगा, तो बाकी बचेगा हमारे पास 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 86 का ए। क्वेश्चन नंबर 87, भिन्न संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी उतरते क्रम में।
इसको वैसे ही सभी को आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा। सिर्फ एक संख्या है जो अवरोही क्रम में, उतरते क्रम में है, वो है आंसर नंबर सी, 87 का सी। यदि 144 बटे 0.144 यानी ये 144 बटे में 0.144 यानी 144 तो नीचे आ जाएगा, ठीक है, और गुणा में ऊपर 1000 चले जाए क्योंकि नीचे 3 बाद दशमलव है, और इसके बराबर क्या है 14.x, ठीक है। तो 144 से 144 कट जाएंगे, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई गुणा करेंगे यानी 1000x बराबर 14.4, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी नीचे 10,000 हो जाएंगे, 144 बटे 10,000 हो जाएंगे, तो बाद में 4 के बाद दशमलव लग जाएगा, तो 0.0144, तो 88 का बी। किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1200 रुपए 2 वर्ष में 1348 रुपए 32 हो जाएंगे। इसमें ब्याज कितना बनता है, ब्याज बनता है इसमें से अगर माइनस करें हम तो वो बनता है 148.32 रुपए, ठीक है, क्योंकि बाकी तो इसका मूलधन ही सेम का सेम आ गया। तो इसका एक फार्मूला होता है कि मान लीजिए यहां पर टोटल 1200 रुपए है, ठीक है, तो जो ब्याज बनता है उसको आप एक हिस्से में तोड़ लीजिए, 148 को तोड़ते हैं तो नॉर्मली मान लीजिए 72 2 रुपए में तोड़ लेते हैं, यानी 72 में, ठीक है, और 72 1200 का कितना परसेंट है 6%, तो यानी रेट कितनी लग रही है 6% की, यानी 72 प्लस 72, तो ये तो 2 साल का हो गया, वैसे ब्याज सिंपल ब्याज हो गया 144 रुपए, और फिर दूसरे साल कि चक्रवर्ती ब्याज है 72 पर भी 6% का लगेगा, तो उसका निकल जाएगा 4.32, तो 148.32, तो टोटल हमारे पास हो जाएगा 148.32 यानी 1348.32, तो रेट क्या निकली 6%, 89 का डी। जैसे मैंने किया, आपको क्या करना है सबसे पहले ऊपर 1200 रखना है, उसके बाद जितना हमारे पास ब्याज बन रहा है उसको आप एक अप्रोक्सीमेट डिवाइड कर दीजिए 2 पार्टों में, ठीक है, ताकि वो पूरे कटते हो, उसको आप यहां पर रख सकते हो 72 एंड 72, ये पहले साल का ब्याज है, ये दूसरे साल का, ये सिंपल, और यहां पर तीसरे साल का जो ब्याज पर ब्याज यानी 72 रुपए पर भी जो ब्याज लगेगा वो यहां पर आ जाएगा 4.32 रुपए, ओके। एक मोटरबोट की रफ्तार स्थिर जल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाता है और ये वापस लौट आता है, तो मान लीजिए ये जो धारा की रफ्तार है उसको हम x मान लेते हैं, ठीक है, तो जब धारा के साथ जाएगा तो x प्लस होगी और वापिस आएगा तो x माइनस होगी, तो 30 किलोमीटर वो जा रहा है यानी 30 बटे 15 प्लस x, प्लस में वापिस आएगा 30 किलोमीटर, 30 वापिस आए तो वो कम हो जाएगी, वापिस आए तो प्लस हो जाएगी, 15 माइनस x बराबर टाइम कितना हमारे पास है 4 घंटे 30 मिनट यानी 4.5 घंटे, 4.5 घंटे। ये प्लस है, ये जा रहा है उसके साथ जा रहा है, और 15 माइनस एक्स उसके विपरीत आ रहा है, इसलिए वो स्पीड घट जाएगी। इन्हें आप सभी को सोल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा 225 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 200, ठीक है, इसको हम यहां पर लेकर आएंगे तो ये माइनस में 25, माइनस से माइनस कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर बराबर 25 और एक्स बराबर 5 यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 90 का डी। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, इसका एक ही कि इलेक्ट्रॉन का निष्कासन एकाक्षीकरण प्रक्रिया है, सॉरी इसका राइट आंसर क्या होगा बी, इलेक्ट्रॉन का योग एकाक्षीकरण प्रक्रिया है। देखिए इसका मैं प्रूफ दिखाता हूं आपको, ये इसकी डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन की, ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट बाय मॉलिक्यूल एटम और आयरन, रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट बाय मॉलिक्यूल एटम एंड आयरन।
यानी ऑक्सीडेशन होता है, उसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का योग एकाक्षीकरण प्रक्रिया नहीं होती। तो इसमें गलत कौन सा है? 91 का बी, इसका है बी। निम्न में से किस यौगिक में उच्च कवथनांक है? तो वो है एसिटिक एसिड का, तो 92 का ए। शीतल पेय कोल्ड ड्रिंक में कौन सा एसिड होता है? तो वो होता है कार्बोनिक एसिड, तो 93 का सी। कोशिका में कौन सा कोशिकांग वायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा के उत्पादन से संबंधित है? तो वो है माइटोकांड्रिया, तो 94 का सी। और अब बताया माइटोकांड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो वो होता है माइटोकांड्रिया, तो 94 का सी। मानव में वृक्क की निस्यंदन इकाई क्या है? तो वो होती है नेफ्रॉन, यानी वृक्काणु, तो 95 का डी। मानव में मुख्य नाइट्रोजन अपशिष्ट क्या है? तो वो होता है यूरिक एसिड, तो 96 का सी। कौन सा पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के दौरान बाहर निकलता है? तो वो होता है अपचेत होता है, तो वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि रिड्यूस होता है, तो 97 का ए। प्रकाश की तरंग प्रकृति के विचारण द्वारा किस परिघटना की व्याख्या नहीं की जा सकती? तो देखिए ये तीनों ही नहीं की जा सकती, तो 98 का डी। कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए वाहन में अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता, तो 99 का डी, ये गलत है। पावर लेंसों की एसआई क्या है? तो वो होती है डाईऑप्टर, तो 100 का डी। तो ये था 11 दिसंबर 2016 का जो इवनिंग शिफ्ट का हरियाणा कलर का एग्जाम हुआ था वो। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी, तो प्लीज इसको लाइक कीजिए एंड इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो अदर स्टूडेंट उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। और अभी आपको पता है एक न्यूज आई थी कि एक स्टूडेंट को जिसका नाम नरेंद्र है, उसको आंसर की के साथ पकड़ा गया था। काफी इस बारे में बहस चल रही है कि वो एग्जाम कैंसिल होगा या ना होगा। ठीक है, तो देखिए इसके बहुत कम चांसेस है कि वो पूरा का पूरा एग्जाम दोबारा लिया जाए। मैक्सिमम इतना ही हो सकता है कि उस सेंटर का एग्जाम दोबारा हो सकता है, क्योंकि जितना उनसे पता चला है उसके अकॉर्डिंग वो उसे उसी टाइम वहां पर मिली थी, किसी और के साथ उसने इसको शेयर नहीं किया था। ठीक है, तो बहुत कम चांसेस है कि वो एग्जाम दोबारा हो या कैंसिल हो। तो इसके बाद अभी हरियाणा ग्राम सचिव के एग्जाम होने कनाल पटवारी के, जो कि शायद जनवरी में स्टार्ट हो जाएंगे। जैसी न्यूज आ रही है कि हर संडे को एग्जाम होगा, तो उससे रिलेटेड हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो प्लीज आप उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। कोई भी आपका क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसके अलावा अभी हम एक वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है उसकी बारे में डिस्कस करेंगे। उसके लिए प्लीज हमने पहले 2 वीडियो अपलोड किए, उस पर जाकर आप उन वीडियो को देखिए, उनमें जो पूछा गया आप हमारा सहयोग कीजिए, ताकि बिल्कुल परफेक्ट कट ऑफ तैयार कर सकें। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।